Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. So let's start with the news for today, and today is a very important date for us, which is 10th of December 2024. और 10th of December हमारे लिए इसलिए important है because it is on 10th of December that we celebrate or commemorate the International Human Rights Day. तो Human Rights Day या International Human Rights Day जो United Nations ने आपका डिनोट करा हुआ है सिंस 1948, वो हम 10th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट या कमेमोरेट करते हैं. व्हाई सो? बिकॉज इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इन द ईयर 1948 को 10th ऑफ दिसंबर को आपके यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था. और व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर यूडीएचआर? सो इट इज द फर्स्ट ग्लोबल इनंशिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ग्लोबल लेवल के ऊपर पे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने वाला से 76 ईयर्स अगो ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने वाला ये ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था. बाद में इसी ने ही आपका एक फाउंडेशन रखी फॉर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, जिसके अंदर में आपका कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स एक्सेट्रा वो सब भी इसी के अंदर में आपके इनकॉर्पोरेट हो गए. सो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को या उस पर्टिकुलर अडॉप्शन ऑफ दोस यूडीएचआर को कमेमोरेट करने के लिए हम 10th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं. So remember this particular day, that is also important. Also, if you will look at this year ALET exam or the previous year ALET or the CLAT exam, you would see that many a time they would also ask you the theme of a particular year. तो इस बार 2024 में जो आपका ये डे है उसकी थीम है आपकी Our Rights, Our Future Right Now. So this is the theme of this 2024 International Human Rights Day. Moreover, what is special about this particular day? कि आपके इस पर्टिकुलर डे के दिन ही जो नोबेल पीस प्राइज होता है, तो पीस के फील्ड के अंदर में जो आपको नोबेल पीस प्राइज मिलता है उसकी जो सेरेमनी होती है इट इज हेल्ड ऑन 10th ऑफ दिसंबर. तो जो भी आपका अवार्ड विनर होगा वो डिक्लेयर पहले ही हो जाता है, सितंबर के अराउंड में उसके अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं सबकी. बट इसको कमेमोरेट या इस पर्टिकुलर अवार्ड को जो नवाजा जाता है वो करा जाता है, वो सेरेमनी होती है आपकी 10th ऑफ दिसंबर को. इसके अलावा 5 साल में एक बार 5 साल में एक बार आपका यूनाइटेड नेशन प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स करके भी दिया जाता है एक. दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस अवार्ड. तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसकी भी सेरेमनी हर 5 साल में 10th ऑफ दिसंबर को ही कॉल की जाती है. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. माय एडवाइस टू यू, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप यूडीएचआर जो है एक बार आप नॉर्मल गूगल सर्च करना और ट्राई टू रीड अबाउट यूडीएचआर की बेसिकली यूडीएचआर के अंदर में कौन कौन से आर्टिकल्स है, किन किन ह्यूमन राइट्स की बात करता है. और जनरल जो हम ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, वो सारे राइट्स ही आपको पॉलिटिकल, सिविल एंड कल्चरल राइट्स जो होते हैं आपको वो सब आपको यूडीएचआर में भी मिलेंगे. एंड यू कैन इमेजिन कि 1948 के अंदर में आज से 75 ईयर्स अगो हम इन सब ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर चुके थे. एक चीज जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज कि जो आपका यूडीएचआर है ये नॉन बाइंडिंग है. सो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट, इंडिया भी इसको फॉलो करता है, बट रिमेंबर इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर. ऑल्दो इंटरनेशनल लॉ के अंदर में हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक लॉजिक यूज करते हैं विच इज नोन एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. तो ये जो पर्टिकुलरली आपका यूडीएचआर है ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट माना जाता है, कस्टम लॉ का, कस्टम्स का पार्ट माना जाता है कि रेस्पेक्टिव की कहीं पर भी इसको बाइंडिंग नहीं बोला गया है, बट एज अ कन्वेंशन, एज अ कस्टम इसको हमें फॉलो करना है. So this is the history of UDHR and your International Human Rights Day. My advice to you all कि प्लीज आप UDHR को आज एक बार रीड करके जरूर देखें. नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. So next news is, the big news is कि सीरिया के अंदर में there has been a regime change. तो वहां पे जो आपकी 50 ईयर से आपकी जो असद अल असद रजीम चल रही थी, एक ही पर्टिकुलर फैमिली के लोग थे जो पर्टिकुलर पिछले 50 साल से सीरिया पे रूल करते थे, उनको टॉपल डाउन कर दिया गया. उनकी जगह में एक रिबेल ग्रुप है HTS, वो उनकी जगह में इस टाइम में दमिश्क जो सीरिया की कैपिटल है वहां पे अब वो उसको होल्ड करना स्टार्ट कर चुका है. तो वहां पे बहुत सारे अभी अपडेट होने बहुत सारे बचे हुए हैं, बट एक बार का हम इसमें बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट देख लेते हैं सो दैट जब आप आगे कभी न्यूज को पढ़ें तो यू अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअल में सीरिया के अंदर में क्या हुआ है. सो फर्स्ट यू शुड नो कि जो दमिश्क है उसको
डेमेस्कस विच इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ सीरिया। रिबेल्स ने उसको कैप्चर कर लिया और असद, अब बशर अल असद जो उसका वहां का अभी का प्रेसिडेंट था, उनको यहां पे उनके पर्टिकुलर रूल को वहां पे एंड कर दिया है। 2001 से वो वहां पे उसमें रूल कर रहे थे। 1971 उसे 2001 से पहले 1971 से 2001 तक उनके फादर वाज द वन हु वाज रूलिंग दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसके बाद दिस मार्क्स द एंड ऑफ ओवर 5 डिकेड्स ऑफ रूल बाय द असाद फैमिली। तो असाद फैमिली पिछले 50 साल से वहां रूल कर रही थी, उस पर्टिकुलर 50 इयर्स रूल को वहां पे एंड कर दिया गया है। जो 1971 में हाफिज अल असद जो प्रेजेंट आपके प्रेसिडेंट थे वहां पे, बशर असद उनके फादर, पहले वो रूल कर रहे 71 तक, और फिर 2000 से बशर अल असद 71 से 2000 तक आपके हाफिज अल असद, और फिर 2001 ऑनवर्ड्स आपके बशर अल असद जो थे वो वहां पे रूल कर रहे थे। और 2024 के अंदर में ये पर्टिकुलर जो आपका रूल है इनका वो एंड हो चुका है। इसके अंदर में की प्लेयर्स कौन से हैं? तो बशर अल असद जो बेसिकली लीडर थे। द प्रॉब्लम विद सीरिया इसकी सीरिया के अंदर में बहुत सारे मुस्लिम्स के अंदर में भी सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वहां पे आपकी ट्राइबल आइडेंटिटीज, एथनिक आइडेंटिटीज हैं जो एक्चुअल में उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को सरपास कर देती हैं, और इस वजह से उनकी जो इंक्लिनेशन होती है वो उनके ट्राइबल्स या उनके एथनिक ग्रुप्स की तरफ बहुत ज्यादा होती है। तो जो सीरिया है वो भी एक सुन्नी लेड कंट्री है, बट जो आपके बशर अल असद थे वो बेसिकली शिया, और शिया के अंदर में भी एक सब ग्रुप होता है अवाइफ, उसका वो सब पार्ट थे। तो एक्चुअल में जो उनकी रूलिंग पार्टी थी इट वाज बेसिकली अ माइनॉरिटी जो बेसिकली एक डिक्टेटरशिप के थ्रू उस कंट्री को रन कर रही थी विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड ईरान एक्सेट्रा। तो यहां पे अब जो रिबेल ग्रुप था जो बेसिकली लीड किया जाता था बाय हयात तहरीर अल शाम, HTS, ये जो नाम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो हेड है उसका नाम भी हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट हयात तहरीर अल शाम HTS इज गोइंग टू बी द वन विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रूलर्स, या नेक्स्ट ग्रुप होगा जो बेसिकली सीरिया को अब रूल करना स्टार्ट करेगा। तो ये HTS इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसके अलावा टर्की जो है दैट हैज आल्सो कम अप एज अ पावर पोल आफ्टर दिस पर्टिकुलर regime change in Syria, basically because Turkey was the one जो इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इन सपोर्ट्स, इन रिबेल्स को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। एंड फाइनली टर्की जो इतने 2011 ऑनवर्ड्स वहां पे जो सिविल वॉर चल रहा था, 13-14 ईयर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सिविल वॉर को वहां सीरिया में रन करते हुए। सो 2011 से टर्की वाज सपोर्टिंग द रिबेल ग्रुप, एंड फाइनली उन्हीं रिबेल ग्रुप ने जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स हैं वहां पे, और जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा था दे हैव कम आउट एज विनर। तो यहां पे अब वो रिजीम को करना चाहते हैं। और कुर्दिश फोर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत सारी एथनिसिटीज होती हैं। कुर्द फोर्स जो कुर्द आर बेसिकली एन एथनिसिटी, और आपके टर्की के अंदर में सबसे ज्यादा कुर्दिश लोगों की पॉपुलेशन है। और द कुर्दिश पीपल और देयर लीडरशिप वांट कि देयर शुड बी अ सेपरेट कंट्री फॉर द कुर्दिश पीपल, कुर्दिस्तान करके वो क्रिएट करना चाहते हैं। और दे वांट कि टर्की से, ईरान से, इराक से, सीरिया से, वहां से अलग अलग टेरिटरी को, जो पूरा एरिया बनता है, ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पे वो कुर्दिस्तान को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली टर्की एंड अदर कंट्री डू नॉट वांट कि यहां पे इस टाइप का कोई एक और नया कंट्री क्रिएट हो जिसके अंदर में से टर्की और बाकी कंट्रीज को अपनी टेरिटरी भी लूज करनी पड़े। तो इस वजह से जो टर्की है, जो वहां पे कुर्दिश फोर्स एक्टिव है सीरिया के अंदर में, टर्की की बॉर्डर के अंदर में, उन सबको यहां पे काउंटर करने में अब टर्की को हेल्प मिलेगी। बिकॉज अब जो सीरिया के अंदर में भी गवर्नमेंट हो जाएगी, अभी तक टर्की और सीरिया की बनती नहीं थी, बट अब यहां पे जो नई रिबेल ग्रुप उनकी जगह आ गया है, इट इज गोइंग टू बी ऑफ हेल्प टू टर्की, और यहां पे दोनों मिलकर कुर्दिश फोर्सेस को काउंटर कर पाएंगे। इसके अलावा रशिया एंड ईरान which were basically helping the Bashar al-Assad government, but because Russia was involved for the last 2 years in the Russia-Ukraine war, and Iran has been involved in the Israel-Hamas war, and it was also active in Hezbollah in Lebanon, and in also with the Houthis in Yemen etc. तो वहां सब पे इन्वॉल्वमेंट की वजह से रशिया एंड ईरान यहाँ सीरिया के अंदर में इतना एक्टिव नहीं हो पाए थे, एंड उस वजह से असाद जो है उनकी जो गवर्नमेंट है वो टॉपल कर गई, एंड रशिया एंड ईरान वर नॉट एबल टू कम टू देयर रेस्क्यू। इसके अलावा व्हाई असाद फेल, तो वन ऑफ द रीजन वाज कि जो सीरियन इकोनॉमी है वो एक टेंट्रम्स में थी, वो बिल्कुल वहां पे उनके कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। वहां पे जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज्यादा हो चुका था, उनकी जो सीरियन करेंसी होती है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं बची थी, जिस वजह से जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी वो बहुत डिस्कंटेंट थी। इवन द सीरियन आर्मी दैट वाज आल्सो डिस्कंटेंट बिकॉज उनकी
सैलरी जो थी वो मार्केट के हिसाब से अप टू डेट नहीं थी, तो इस वजह से यहां पे असद की गवर्नमेंट को इंटरनली भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इसके अलावा धीरे धीरे अलीपो विच इज वन ऑफ द मेजर सिटीज एंड हमा दैट वाज द सेकंड मेन सिटी, जहां से इस बार का जो रिबेल फोर्सेस का जो काउंटर अटैक था वो आपका हमा से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमा फॉल किया, फिर अलीपो फॉल किया, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सिटीज स्पेसिफिकली द कैपिटल सिटी ऑफ डमास्कस दैट आल्सो फेल्ट इन द हैंड्स ऑफ रिबेल्स। इसके बाद असम ने नेगोशिएट करने का ट्राई करा यूएस के साथ में, और डोनाल्ड ट्रंप लाइक ऑलवेज उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस पर्टिकुलर डील के बारे में बताया, और दे सेड कि वी हैव टोटली रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर डील फोर्सिंग हम टू फ्ली टू रशिया। और फाइनली अभी वो जो बशर अल असद है वो रशिया में असाइलम लेके रुके हुए हैं वहां पे, बिकॉज नाउ देयर इज नो फ्यूचर फॉर बशर अल असद इन द सीरिया गवर्नमेंट। व्हाट्स नेक्स्ट? एसटीएस लीडरशिप। तो ये जो पर्टिकुलर नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी, अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिनकी ये फोटोग्राफ भी आप देख पा रहे हो, ही इज leader of HTS, and currently he is saying that we do not have any ambition to rule Syria. We are going to peacefully transfer this power to a stable government, and we believe in a secular government also. We believe we are even going to coexist with the minorities also. We do not want to create a pan-Islamist state. We have no intention to spread our beliefs etc. to different Middle Eastern countries also. So basically they are sending a message to its neighbors, specifically Israel, that they have nothing to do with what is happening in Gaza or Lebanon etc. They are only concerned about the Syrian territory right now. Okay, so this is the person who is the head of this HTS group. So remember, HTS is important for us, and this Abu Muhammad Al Jolani is also important for us. Regional impact: Israel, Turkey and Iran are recalibrating their strategies. So obviously इन सब countries को, because Israel से सीरिया की border touch होती है, and you should know this 6-day war, अब जो आपने लास्ट इजराइल हमास में पढ़ा था, सीरिया ने 6-day वॉर के टाइम में गोलन हाइट्स को लूज कर दिया था टू इजराइल। गोलन हाइट्स वर टेकन ओवर इन द 6-day वॉर बाय इजराइल फ्रॉम सीरिया। और यहां पे इजराइल को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि जो बाकी का रीजन है, बिकॉज उस पर्टिकुलर बॉर्डर को जो गार्ड करती है सीरियन फोर्सेस, दे हैव फ्लीड फ्रॉम देयर आउटपोस्ट, बिकॉज अब वहां पे रिबेल्स वहां पे पहुंचने वाले थे, एंड इस चीज का फायदा उठाते इजराइल ने और ज्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर दिया, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया बिटवीन द सीरियन पीपल या सीरियन रिबेल ग्रुप एंड देयर ओन टेरिटरी, और गोलन हाइट्स जो उनके कंट्रोल के अंदर में है। तो यहां पे दिस इज आल्सो अ बिग अपडेट। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है, इफ यू हैव एक्सेस टू इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर पे ये एक अच्छा आर्टिकल है, रीऑर्डरिंग ऑफ वेस्ट एशियन चेस बोर्ड। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप इंडियन एक्सप्रेस अगर आपके पास होता है उससे गो थ्रू कर सकते, ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई मिल जाएगी। आगे मूव करते हैं द हिंदू में, रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल। तो यहां पे रिजर्वेशन का एक पर्टिकुलर इश्यू फिर से अराइज हुआ है कि क्या जो रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर में, क्या वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, या फिर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो बाकी रिलीजन के लोगों को भी मिल सकती है। सो फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज कि जब मैं हिंदूज की बात करता हूं तो हिंदूज के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये सब हिंदुइज्म के अंदर में ही आते हैं। However, because आपके बहुत सारे सिखिज्म और बुद्धिज्म के अंदर में भी शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हुए हैं, तो आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एक्सटेंड होता है इवन टू SC STs कन्वर्ट्स विच हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड योर सिखिज्म आल्सो। तो यहां पे एक एक्सेप्शन क्या दिख रहा है आपको कि बुद्धिज्म और सिखिज्म जो डिफरेंट रिलीजन है उसके अंदर में भी रिजर्वेशन हो सकता है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिफोर हैंड इज बिकॉज यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यहां पे मुस्लिम्स के अंदर में कुछ ओबीसीज को रिकॉग्नाइज किया था, और यहां पे अभी ऑल्दो ओरल रिमार्क है यहां पे, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वेस्ट बंगाल ने जो रिलीजन्स के बेस पे, रिलीजन के कुछ ग्रुप्स को यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड दिया है, दैट वुड नॉट सी द डे ऑफ लाइट, वुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। ओके, तो यहां पे अगर आप रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो, लेट्स से कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है या इसके अंदर में फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम टाइप कुछ है, लेट्स से कि अगर मैं उसमें कुछ लोगों को यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता हूं तो वो एक्चुअल में रिलीजन बेस्ड आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ओरली रिमार्क करा है कि आप रिलीजन के बेसिस पे नहीं सकते हो। उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, तो कपिल सिब्बल जो यहां पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर देते, ये स्टेटेड कि यहां पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसने मुस्लिम्स को या रिलीजन के बेसिस पे नहीं दिया, उन्होंने बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया है। और वी ऑल्सो नो दिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासेस, वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल कि आपका प्राइमरी रीजन अगर बैकवर्डनेस हो तो सेकेंडरी रीजन आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सेकेंडरी जो रीजन है, आप रिलीजन को यूज कर सकते हो टू प्रोवाइड
रिजर्वेशन। तो अगर आप बैकवर्डनेस के बेसिस पे दे रहे हो तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिलीजन यूज कर सकते हो, विच इज व्हाट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज आल्सो आर्ग्यूइंग इन दिस पर्टिकुलर केस। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस पे जो उन्होंने अपनी टिप्पणी करी है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी है, दैट इज कि रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे आप नहीं दे सकते हो। लेट्स वेट फॉर द फाइनल जजमेंट, और तब हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन देने के लिए किस टाइप का इंटरप्रिटेशन देता है व्हेन इट्स कम टू डिफरेंट रिलीजियस सब ग्रुप्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। तो यहां पे एक आपके अभी आरबीआई गवर्नर जो है नए अपॉइंट हो गए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ही इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जिनका 6 साल लंबा टेन्योर था। एंड हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर नाउ, ही इज संजय मल्होत्रा। एंड आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू रिमेंबर हिज नेम बिकॉज हिज नेम इज गोइंग टू कम इन द न्यूज़पेपर डेली नाउ, बिकॉज आरबीआई गवर्नर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। ही इज द पर्सन हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। एंड जितने भी आपके बैंकिंग रेगुलेशंस हो जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशंस हो जाते हैं, वहां पे आरबीआई गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट से होता है। तो संजय मल्होत्रा जो एक 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, अभी तक हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, अब उनको यहां पे आरबीआई गवर्नर करके अपॉइंट किया गया है। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। आई थॉट कि लेट्स लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बेसिकली पॉलिटी वाला साइड देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट यू शुड नो संजय मल्होत्रा आपके यहां पे नए आरबीआई गवर्नर 26th गवर्नर, आरबीआई 26th गवर्नर अपॉइंट करे गए हैं। एंड द गवर्नर इज अ हेड ऑफ द आरबीआई, तो वहां पे करा गया है। और इनको 3 साल का टेन्योर दिया गया है। रिमेंबर, ये टेन्योर इनको मिला है अभी तक, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट ऑन द रिटायरमेंट एज एक्सेट्रा। यहां पे आपको 3 साल का दिया, एक्सटेंशन करके आपको रिटायरमेंट एज के बाद में भी, जैसे आईएएस ऑफिसर की रिटायरमेंट एज होती है 60-62, यहां पे आपका टेन्योर जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। सो रिमेंबर, दिस इज नॉट द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर, दिस इज द टेन्योर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब यहां पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है? So appointment of the governor is as per RBI Act 1934. तो you should know this। जैसे मैं बोलता हूं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बिकॉज वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जो आपकी आरबीआई गवर्नर की पोस्ट है, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, बिकॉज ये आरबीआई एक्ट से क्रिएट करी जाती है। सो आरबीआई जो है, जो आपका 1 अप्रैल 1935 से फंक्शनिंग कर रहा है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में ही आपने क्रिएट करा था। और गवर्नर की पोस्ट भी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में ही प्रोवाइडेड है। एंड इट सिंपली सेज कि जो पर्टिकुलर गवर्नर होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इट इज द वन जो अपॉइंट करता है यहां पे आरबीआई गवर्नर को। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कमिटी जो पर्टिकुलरली आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज करती है? एंड दैट कमिटी इज फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। ओके, सो इट डज नॉट फाइनलाइज, बट ये यहाँ पे नामों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करती है। इसके अंदर में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो आपका हाईएस्ट लेवल आईएएस ऑफिसर होता है, करंट आरबीआई गवर्नर जैसे शक्तिकांत दास इस पर्टिकुलर केस में करंट आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ये मिलके एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो बेसिकली आरबीआई गवर्नर के लिए एलिजिबल है। तो ये जो पर्टिकुलर कमिटी FSRASC ये बैठ के आपकी एक शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करती है। फिर इन शॉर्टलिस्टेड लोगों का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और फाइनली जो इंटरव्यूड कैंडिडेट्स होते हैं, 3-4 नाम कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट और किए जाएंगे, जिनको कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो एज अ नेम सजेस्ट, ये कैबिनेट कमेटी है और कैबिनेट कमेटी को हमेशा हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पर्टिकुलर नेम जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, ये नाम बेसिकली आपके कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट को सेंड किए जाते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। और ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है, ये यहां पे उसको फाइनलाइज करती है। कमेटी सिलेक्ट्स द गवर्नर थ्रू कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो यहां पे जो ये कमेटी है, ये यहां पे फाइनलाइज कर देती है। नाउ व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंट स्टेट? दिस वन इज इंपॉर्टेंट। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स। तो यहां पे आपके आरबीआई एक्ट में टेन्योर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पे बताया हुआ है कि उसका जो ऑफिस पीरियड है वो 5 ईयर से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। हाउएवर यहां पे उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। सो ये जो लाइन एक्चुअल में कि एक्सीडिंग 5 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी इतनी हमें मैटर नहीं करती है, सिंपली बिकॉज हमारे पास जो प्रीवियस गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका ही एग्जांपल जिनका टेन्योर 6 साल का था, ना कि 5 साल का।
However, this is what is written in the law also. The term of the governor may be fixed by the government at the time of his appointment. तो जैसे यहाँ पे एक बार का 3 साल का टेन्योर दिया, डू नॉट थिंक कि 3 साल ही रहने वाले, अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इनको 3 साल का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, या 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने का भी एक्सटेंशन इन्हें और दिया जा सकता है. द सेंट्रल बैंक चीफ इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन. तो यहाँ पे आपको सेकेंड टेन्योर के लिए रीअपॉइंट भी किया जा सकता है. व्हाट इज द आरबीआई गवर्नर क्वालिफिकेशन? सो द सिंपल आंसर इज देयर इज नो क्वालिफिकेशन. कहीं पर भी कोई क्वालिफिकेशन स्टैट्यूटरीली नहीं प्रोवाइडेड है. तो यहां पे यूजुअली वो एक सिविल सर्वेंट होता है या फिर एक इकोनॉमिस्ट होता है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करता है. बट एक्चुअल में आपके अंडर लॉ कोई भी इस टाइप से क्वालिफिकेशंस नहीं प्रोवाइडेड है. ओके, मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट इज ओनली अ वन लाइनर. एक फ्रिगेट है आपकी INS तुशील, जो अभी आपके राजनाथ सिंह, आपके डिफेंस मिनिस्टर, ही इज वेंट टू कैलिनग्राड, आपका जो रशिया में, और वहां जाके उन्होंने इस पर्टिकुलर INS तुशील को यहां पे कमीशन करा है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस INS तुशील? तो तुशील वर्ड का मतलब होता है, इट इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड, और ये बेसिकली आपका एक तलवार क्लास फ्रिगेट है. फ्रिगेट इज बेसिकली अ नेवल शिप. नेवल शिप को फ्रिगेट बोला जाता है, जो आपकी फाइटिंग क्लास होती है, जो बेसिकली आप अटैक्स के लिए यूज करते हो, उसको फ्रिगेट्स बोला जाता है. सो ये एक तलवार क्लास फ्रिगेट. व्हाट इज अ तलवार क्लास? तो जब भी कोई आपका एक सिमिलर टाइप का शिप की क्लास आप स्टार्ट करते हो, बेसिकली कि मैं अब 6-7 शिप्स बनाने वाला हूं, उन 6-7 शिप्स के अलग अलग नाम होंगे. तो जो पहली शिप होती है, जैसे इस पर्टिकुलर क्लास की जो पहली शिप, उसका नाम तलवार था. इसके अलावा जो बाकी की होंगी, तो जितनी भी ये सेम स्टाइल की जो आपकी कोई भी नेवल फ्रिगेट्स बनाई जाती हैं, उन सबको हम जो उनकी पहली शिप होती है उसी के नाम पे उस क्लास का नाम रख देते हैं. तो इट इज अ तलवार क्लास फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी. इट इज बिल्ट बाय द यंतर शिपयार्ड इन कैलिंग्राड इन रशिया. तो यहां पे अभी डिफेंस मिनिस्टर वहीं जाके गए हैं. ये जो आपकी पर्टिकुलर INS तुशील है, ये 7th इन नंबर है. तो इससे पहले हम 6 ऐसी शिप और बना सकते हैं, और अब ये 7th शिप है, तलवार क्लास फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी, और प्रोजेक्ट 11356. तो दिस इज द तलवार क्लास फ्रिगेट और प्रोजेक्ट 11356, जो बेसिकली आपके INS तुशील का ही नाम है, और ये रशिया बिल्ड कर रहा है फॉर द इंडियन नेवी. तो तलवार क्लास जो फ्रिगेट्स हैं, जैसे आपकी स्कॉर्पियन क्लास थी जो हम बेसिकली फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे थे, सिमिलरली यहां पे जो तलवार क्लास फ्रिगेट्स हैं वो इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ यहां पे बना रहा है. व्हाट एग्जैक्टली अ तलवार क्लास फ्रिगेट? दीज आर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आर द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द क्रिवेक 3 क्लास. तो वहां पे जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ फ्रिगेट्स है उसका नाम है क्रिवाक 3 इन रशिया, और यहां पे उसको हम तलवार क्लास फ्रिगेट्स बोलते हैं. Okay, moving on to the next news. नेक्स्ट न्यूज, अपोजिशन मूव नोटिस टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट. तो जिस तरीके से आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हो, मिनिस्टर्स को रिमूव करा सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करा सकते हो, सिमिलरली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके एक सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में भी आ सकता है. और इस पर्टिकुलर केस में देयर इज आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है और कैसे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जा सकता है. तो यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे जो आपके करंट वाइस प्रेसिडेंट है, हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और यहां पे उनके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की बात करी जा रही, मूव करने की बात करी जा रही है. प्रोबेबली आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब तक शायद एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया जा सकता है. तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 67? तो आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट का टर्म या टेन्योर बताता है, और उसके बाद अगर उनको रिमूव करना है, इंपीच करना है, तो उसका प्रोसीजर बताता है. तो यहां पे आर्टिकल 67 टोल्स यू कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म होता है 5 साल का. तो जब भी वो ऑफिस में एंटर करते हैं तो 5 साल का टर्म होता है. बट अगर वाइस प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट इन लाइन वाइस प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेक्स्ट अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो ही कंटिन्यूज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अनलेस द पर्सन हु इज और द सक्सेसर हु इज गोइंग टू सक्सीड हिम कम्स टू हिज ऑफिस. इन केस उनकी अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो यूजुअली जैसे प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह आता है, बट वाइस प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर में वो जो पर्टिकुलर आपका ऑफिस है वो वेकेंट रहता है. और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जब तक उनका सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता है तब तक जो आपका करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो उस पर्टिकुलर ऑफिस में कंटिन्यू करता है. अब यहां पे उनकी कंडीशन क्या है? सो कंडीशंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस आर, वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. अगर वाइस प्रेसिडेंट
को रिजाइन करना है ऑफिस को, तो वो सिंपली एक लेटर सेंड कर सकते हैं, रेजिग्नेशन अपना लेटर सेंड कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट, और सिंपली वो कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी आपके कंसिडरेशन में है कि अगर आपकी यहां पे उस वाइस प्रेसिडेंट को कोई रिमूव करना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट या आपके जो पार्लियामेंट है उसको, गवर्नमेंट तो क्या रिमूव करी, पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। अगर पार्लियामेंट रिमूव करना चाहती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सो रिमेंबर, बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उनका जो रेजोल्यूशन है टू रिमूव हिम कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम द राज्यसभा। तो सिर्फ राज्यसभा से ही उनका जो रेजोल्यूशन है टू रिमूव हिम वहां से स्टार्ट हो सकता है। रेजोल्यूशन राज्यसभा से अगर पास हो जाता है तो ये लोकसभा से भी अप्रूव होना चाहिए, और इसके अंदर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स में से मैं सारे मेंबर्स की 50% मेरे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वैकेंसीज फ्रॉम द देन मेंबर्स ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उसमें से वैकेंसीज को रिमूव करा जाएगा, और उसके बाद में जो मेरे पास नंबर रहता है उन पर्संस की मैं यहाँ पे वैकेंसीज को चेक करके उसकी मेजॉरिटी को देखते हुए मैं राज्यसभा से अप्रूव करूंगा, और फिर ये पर्टिकुलर जो आपका रेजोल्यूशन इट विल गो टू द हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा, और वहां पे भी अगर ये पास हो जाता है तो यहाँ पे फिर उस पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिमूव करा जा सकता है। रिमेंबर, एक ही रिक्वायरमेंट है कि बिफोर यू स्टार्ट अ रेजोल्यूशन, जब भी रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है, यू हैव टू प्रोवाइड अ 14 डेज नोटिस टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो एक आपको 14 डेज नोटिस देने का रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा होता है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ये यूजुअली ये कहीं पे आपको मिलता नहीं, बिकॉज ये लोकसभा और राज्यसभा के प्रोसीजर का पार्ट होता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट न्यूज इज नेक्स्ट न्यूज इज बेसिकली अभी आपका कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहां पे, प्रोबेबली फ्राइडे को, दिस अपकमिंग फ्राइडे तक आपका ये कॉन्फ्रेंस रन करेगा, और जिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हम बात कर रहे हैं ये यूएनएफसीसी की नहीं है, दिस इज द कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो आपका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है उसका 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी करंटली रियाद के अंदर में चल रहा है, रियाद सऊदी अरेबिया में होल्ड किया जा रहा है। एंड व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ दिस कन्वेंशन? तो ये कन्वेंशन वांट्स टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन को, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना चाहता है या उनको रिवर्स करना चाहता है, एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहता है टुवर्ड्स लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, कि आप जितनी लैंड को डिग्रेड करते जा रहे हो एटलीस्ट वो न्यूट्रलिटी में आ जाए, कि जितनी लैंड खराब हो रही है एटलीस्ट उतनी ही हम एफोरेस्टेशन के थ्रू या किसी तरीके से हम उसको बेटर कर सकें, एंड सो दैट वी कैन आल्सो मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट आल्सो, कि ड्राउट की सूखे की वजह से जो आपकी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। बट द रियलिटी इज वेरी अलार्मिंग, सिंपली बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज आई है इसमें एक रिपोर्ट इस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में पब्लिश करी गई है, एंड दे हैव सेड कि जो 2/3 ऑफ लैंड है अभी जो जितनी भी फर्टाइल लैंड थी उसकी 2/3 लैंड जो है वो डिग्रेड कर चुकी है आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है, यानी कि अब उसको वापस से न्यूट्रल करना, डिग्रेडेशन को वापस से बेटर करना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो यहां पे जो आपका यूएनसीसीडी है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1994 में, तो जस्ट लाइक आपका रियो कन्वेंशन 92 में जो हुआ था, जहां पे आपने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन किया था, सिमिलरली यहां पर आपने यूएनसीसीडी भी साइन किया था, जो 1994 में बॉन जर्मनी के अंदर में हमने हेडक्वार्टर करके बिगिन करा, और इसकी हर 2 साल में बाइनियल इसकी आपकी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट करी जाती है, और 16 नंबर की जो आपकी इस बार की कॉन्फ्रेंस है जो 2 साल बाद हुई है, इससे पिछली 22 में हुई थी, अब 24 में हुई है, और अब अगली 2026 के अंदर में होगी। तो इसका जो यूएनसीसीडी का सीओपी 16 है इसको सऊदी अरेबिया ने रियाद में ही होस्ट किया है, और 2024 दिसंबर 2 से 13 2024 में ये आपका करा जाएगा। और हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीओपी 16? तो हर कोई सी जो सीओपी होती है उसका एक प्रेसिडेंट भी होता है, जो उसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई ना कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिशियल होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीओपी इज अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फादले इज द पर्सन जो यहाँ पे सीओपी 16 का प्रेसिडेंट है। व्हाट इज द की फोकस ऑफ COP16? What is the main job of this COP16? यहाँ पे we want to address land degradation and drought, and we want to promote sustainable land management practices. Land management कैसे हम land को better manage कर सकते हैं उसकी हम यहाँ पे beginning करना चाहते हैं, उसको improve करना चाहते हैं। And third is mobilizing finance and technology for land restoration. तो land को restoration करने के लिए क्या-क्या हमें टेक्नोलॉजी हम इसमें incorporate कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए better financing कर सकते हैं, वो सभी इस पर्टिकुलर COP16 का फोकस एरिया है। ओके,
Moving on to the next news. So the next news is, so there is a particular article in the Hindu newspaper, आपके एक एडिटोरियल है, and that editorial is कि Indians also need the right to disconnect. तो यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज बहुत ज्यादा आई थी रिगार्डिंग वन ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ EY, जिनको ओवर एक्सर्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी, बहुत ज्यादा टायर्ड थी, तो उनकी बॉडी जो थी वो इतने प्रेशर को, इतने स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाई, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और इस वजह से इंडिया में वापस से एक डिबेट जो है, जो पहले भी चलता आया है, और वापस से इस पर्टिकुलर डिबेट को यहां पे हवा मिली रिगार्डिंग कि यहां पे इंडिया में भी राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक बार एम्प्लॉई ऑफिस से घर चला गया है तो उसके बाद में उसके पास में और कोई ऑफिस वाले का काम नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफिस वाले उसे उसके बाद परेशान नहीं कर सकते। बट वी नो दिस बिकॉज इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यहां पे जो एम्प्लॉयर है कई बार कई केसेस के अंदर में, और मेजॉरिटी केसेस में इवन बिग कंपनीज लाइक EY, यहां पे उनके अगेंस्ट में भी एलिगेशंस लगी हैं कि वो यहां पे एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और आप अगर इंटरनेट और आप इंस्टाग्राम एक्सेट्रा को फॉलो करते रहते हैं तो इस टाइप के मीम्स बहुत ही कॉमन है, जहां पे आपका जो एम्प्लॉयर है आपको बार बार इसी तरीके से आफ्टर वर्क आवर्स भी परेशान करता रहता है। तो यहां पे ये ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में भी राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए, विच मींस कि एक बार एम्प्लॉय अगर घर चला जाता ऑफिस के बाद तो उसके बाद में उसके पास में राइट होना चाहिए डिस्कनेक्ट करने का। मतलब एम्प्लॉयर शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग हिम विद एनी वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा, देयर शुड नॉट बी एनी वर्क बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स विच आर देयर इन द ऑफिस। तो उसके बियॉन्ड कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इन्होंने कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स दिए, ग्लोबल रिकॉग्निशन के। मेनी कंट्रीज, फ्रांस, पोर्चुगल, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तो बेसिकली यू कैन सी कि दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। एंड द फर्स्ट कंट्री जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट को एक लेजिस्लेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करा है, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने लेजिस्लेट करा ऑन राइट टू डिस्कनेक्ट, विच मींस कि वहां पे एम्प्लॉयज के पास में ऑप्शन होता है टू से नो टू एनी वर्क। ऑप्शन ही नहीं, वहां पे लीगली इट इज अ ड्यूटी कि आफ्टर ऑफिस आवर्स उनके पास में कोई भी काम आप इंपोज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस टाइप के लॉज को इनेक्ट कर दिया, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, जो राइट टू डिस्कनेक्ट करते हैं, अलाउिंग एम्प्लॉयज टू स्विच ऑफ वर्क फ्रॉम वर्क आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स। यानी अगर आप किसी वेकेशंस पे जा रहे हो, आपने कोई छुट्टियां ली, आप सिक हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एम्प्लॉयर कोई वर्क नहीं दे सकता है। What is the Indian context? Sadly, as of now, we do not any legislation which provides us with the right to disconnect. और यहाँ पे ऑथर यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि there is a requirement कि इंडिया के अंदर में भी हमारे पास एक लीगल लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस टाइप के जो प्रोविजंस होते हैं, इस टाइप के जो राइट्स होते हैं, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सके, सो दैट देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑथर कई आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं कि why it is important to have right to disconnect. The most important रीजन इज इट्स गोइंग टू इंप्रूव द मेंटल हेल्थ, कि ये मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बर्नआउट। बर्नआउट को कम करेगा, एंजाइटी को रिड्यूस करेगा और स्ट्रेस को यहां पे रिड्यूस करेगा। इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी आल्सो बाय इंक्रीजिंग फोकस एंड क्रिएटिविटी। फोकस और क्रिएटिविटी को भी यहां पे इंक्रीज करेगा। थर्ड इज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क और लाइफ के बैलेंस को भी ये बेटर करने में हेल्प करेगा, विच मींस अगेन यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा, ही वुड बी अ हैप्पी पर्सन, ही इज गोइंग टू बी मोर लॉयल टू अ कंपनी बिकॉज ही नोस कि एट दिस पर्टिकुलर जॉब ही इज एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ, एंड दिस वुड आल्सो लीड टू रेस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉय डिग्निटी। यहाँ पे पर्सनल टाइप की इंपॉर्टेंस से हम जो पर्टिकुलरली पर्सन है उसकी डिग्निटी को भी रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। एंड व्हाट इज अ कॉल टू एक्शन कि देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एज वेल एज एम्प्लॉयर शुड also be held responsible for the welfare or the well-being of the employees जो उस particular ऑफिस के अंदर में वर्क कर रहे हैं। So that यहाँ पे ऑथर यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में भी अब हमें लेजिस्लेट करने की रिक्वायरमेंट और राइट टू डिस्कनेक्ट। ओके, so students, that's it from today's daily news analysis. I hope this initiative is being useful to you all. In case you have any doubts, if you have any feedback for us, you can mention it in the comment box. We try to incorporate all of your feedback into our daily news analysis. Okay, that's it from my side. Thank you and have a very nice day.